विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल। इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ आपको कक्षा 6 से 10 विज्ञान विषय से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अभी हम देख रहे हैं जो कक्षा 10 का विज्ञान विषय है आपका, उसके अध्यायों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर निकाले गए हैं, जो प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अभी तक कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 4 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जा चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय 5 जैव प्रक्रम, जो आपका अध्याय है विज्ञान विषय का, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। किस सन में कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है उस सन के साथ। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें, इन्हें लिख लें और इनसे अपनी परीक्षा की तैयारी कर लें। 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो चुका है। अब आपकी विद्यालय में अध्यापन कार्य भी शुरू हो गया है, तो आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें और अभी से इन प्रश्नों की तैयारी करें। तो अध्याय 5 जैव प्रक्रम से हम पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर होगा जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण या रखरखाव का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। प्रश्न दूसरा है जैव प्रक्रम के प्रकार लिखिए। तो जैव प्रक्रम के 4 प्रकार हैं। पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। प्रश्न तीसरा है पोषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार लिखिए। अगला प्रश्न है तो पोषण के 2 प्रकार हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। प्रश्न 5वां है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऐसा पोषण जिसमें सजीव, जिसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। भोजन बनाने की विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। उदाहरण है हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, नीले हरे शैवाल भी स्वपोषी होते हैं। प्रश्न 6वां है प्रकाश संश्लेषण का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखा गया है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 + 6O2 और प्लस 6H2O। तो यह सूत्र होगा, समीकरण होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? समीकरण सहित वर्णन कीजिए। हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल तथा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। यहाँ सूत्र समीकरण भी दिया गया है, जिसे आप यहाँ पर देखें, जो हमने पूर्व के प्रश्न में भी देखा था। यह समीकरण होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ने क्रिया की, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है और 6 अणु पानी के और 6 अणु ऑक्सीजन के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा निम्न स्रोतों से प्राप्त करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं। सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। प्रश्न 10वां है रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं? इसके कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रंध्र कहते हैं। और रंध्र के कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान इन्हीं छिद्र से होता है। दूसरा कार्य है बाष्पोत्सर्जन क्रिया, इन्हीं छिद्रों से होता है। रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम खुले तथा बंद रंध्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ आप देख रहे हैं खुले और बंद रंध्र के चित्र, तो इन्हें आप देखें। द्वार को इसका यहाँ पर जो द्वार है वह छिद्र द्वार खुला हुआ है और हरित लवक
बंद छिद्र सहायक कोशिका, तो जो खुला रंध्र है उसमें छिद्र खुला होता है और जो बंद रंध्र है उसमें रंध्र बंद होता है। अगला प्रश्न है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? उत्तर होगा विषमपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषमपोषी पोषण कहलाती है। इसके उदाहरण मानव व अन्य जीव, इनमें विषम पोषण पाया जाता है। प्रश्न 13वां है विषमपोषी पोषण के प्रकार लिखिए। तो उत्तर होगा विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है, प्राणी संभोजी पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके अध्याय 5 जैव प्रक्रम के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। और वीडियो के अगले भाग में हम इस पाठ से जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक शब्द में उत्तर होंगे, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ, सत्य सत्य, हम अगले भाग में देखेंगे। प्रश्न 14वां है प्राणी संभोजी पोषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा प्राणी संभोजी पोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण होगा इसका अमीबा और मानव। प्रश्न 15वां है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो जो जीव अपना भोजन मृतजीवी के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण होता है। उदाहरण होगा फफूंद या कवक और ईस्ट। प्रश्न 16वां है परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण जब जीव दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इसके उदाहरण हैं अमरबेल, फीता कृमि, जोंक, जू, खटमल और मच्छर। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, अथवा अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया विधि है अमीबा कोश की सतह से अंगुली जैसे प्रवर्ध या कूटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है। कूटपाद भोजन के कणों को घेर लेता है तथा खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल भोज्य पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अपचित या पाचित भोज्य पदार्थ कोश का द्रव में विसरित हो जाता है। और अगला चरण है अनपचा भोज्य पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ सारी क्रियाएँ दी गई हैं चित्रों के माध्यम से। अमीबा का पोषण यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। प्रश्न 18वां है पैरामीशियम में पोषण लिखिए। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है। कोशिका की पूरी सतह पक्षमाभ या सीलिया द्वारा ढकी होती है। पक्षमाभ की गति द्वारा ही भोजन अंदर पहुँचता है। अगला प्रश्न मानव पोषण क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो मानव पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। प्रश्न 20वां है मानव आहार नाल का चित्र बनाइए। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र यहाँ पर दिया गया है। आपकी पुस्तक में भी यह चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार से आप मानव पाचन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। पुस्तक से भी आप इस चित्र को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से इस चित्र को प्राप्त करके आप बना सकते हैं। प्रश्न 21वां है मानव में होने वाली पाचन क्रिया को समझाइए, अथवा मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। उत्तर होगा मानव की पाचन क्रिया विभिन्न अंगों में पूर्ण होती है, जैसे मुख गुहा में पाचन क्रिया। मुख द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, दांतों द्वारा चबाया जाता है, जीभ द्वारा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाया जाता है। लार में उपस्थित एमिलेस एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। भोजन को चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन मुँह से आमाशय तक भोजन गिरस्का की क्रमानुकुंजन गति द्वारा ले जाया जाता है। अब आमाशय में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है? जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां जठर ग्रंथि से जठर रस, जिसमें पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में और एचसीएल अम्लीय माध्यम तैयार करता है तथा श्लेष्मा या म्यूकस आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। छोटी आंत में पाचन आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी या छोटी आंत में पहुंचता है तो यह कृत से पित्तरस वसा की बड़ी गोलियों को वसा की छोटी गोलियों में बदल देता है, जिसे एमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं, तथा माध्यम को क्षारीय बनाता है। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है तथा अग्नाशय रस का स्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इस प्रकार पाचक रस भोजन में उपस्थित प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। छोटी आंत में आंतरिक स्तर में अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें धीरग्रोम या बिलाई कहते हैं। यहाँ पर धीरग्रोम या बिलाई के बारे में भी दिया गया है, तो उसे भी आप समझें। जो पाचित भोजन का अवशोषण करते हैं, अवशोषित भोजन रक्त में पहुँचा दिया जाता है। अब बड़ी आंत में बिना पचा भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है तो धीरग्रोम या बिलाई इसमें से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है।
इस वर्ज्य पदार्थ का बहिर्क्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न 22वां है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है? तो उत्तर होगा, हमारे आमाशय में अम्ल निम्न भूमिका निभाता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। आमाशय की जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा या म्यूकस का स्रावण करता है। तीसरा है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। चौथा है, यह अधपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता है। तो पांचवा है, यह वसा के एमल्सीकरण में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार से हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका हमने यहाँ पर देखी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय एवं अग्नाशय को पाचन तंत्र में क्या भूमिका होती है? तो आमाशय की भूमिका यहाँ पर दी गई है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। आमाशय की भित्तियों उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। तो अग्नाशय की भूमिका देखें हम, तो अग्नाशय एक रस का श्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अब यकृत के कार्य, यहाँ पर यकृत के कार्य लिखना है। तो यकृत के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है, यह पित्त रस का श्रावण करता है। पित्त भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। दूसरा है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित करके रखता है। तीसरा है, वसा का संचय करता है। चौथा कार्य है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। पांचवा कार्य है, विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। छठवां कार्य है, लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। प्रश्न 25वां है, वायवीय तथा वायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, अथवा अनाक्षी और आक्षी श्वसन में 4 अंतर लिखिए, अथवा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो इनके अंतर के बिंदु हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, उत्पाद, ऊर्जा और क्रियास्थल। इनके आधार पर हम इनमें अंतर देखते हैं। तो ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीकरण क्रिया क्या होता है? तो वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उत्पाद क्या प्राप्त होते हैं? तो वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल होता है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व एथिल एल्कोहल होता है। ऊर्जा, वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। क्रियास्थल, वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। कुछ जीवों जिनमें अवायवीय श्वसन होता है उनके उदाहरण है ईस्ट तथा परजीवी। और यहाँ पर परजीवी फीता कृमि, टेपवर्म, गोल कृमि, एस्केरिस आदि। प्रश्न 26वां है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। प्रश्न 27वां है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, अथवा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तथा इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका उत्तर होगा, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा का कम मात्रा में निर्मित होगा। ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वसन गति भी बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। इसकी अत्यधिक कमी से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। प्रश्न 28वां है, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न 29वां है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो इसका उत्तर होगा, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज़्यादा लाभप्रद हैं। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? इसका उत्तर होगा, मछलियाँ गिल्स की सहायता से श्वसन करती हैं और इसके लिए वे जल में घुली ऑक्सीजन को ही अवशोषित करने में सक्षम होती है। मछलियाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती, अतः जल से बाहर निकालने पर श्वसन के
अभाव में मर जाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है? उत्तर होगा, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए निम्न पथ हैं, जैसे यहाँ पर आप दिख रहे हैं, पायरूवेट, कार्बन प्लस ऊर्जा। अब इसे आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की कमी हमारी पेशी कोशिकाओं में, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, 2 कार्बन अणु। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल, यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा तथा 3 कार्बन के अणु बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर कोश के श्वसन के दौरान विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन अणु होते हैं, कोश का द्रव में यह क्रिया होती है। इस प्रकार से ऊर्जा प्राप्ति के पथ यहाँ पर होते हैं। प्रश्न 32वां है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं, हृदय, रुधिर तथा वाहिकाएं। वहन तंत्र के घटकों के कार्य, हृदय का कार्य यहाँ पर दिया गया है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो शरीर में रुधिर को प्रवाहित करता है। वह भी ऑक्सीजनित या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त करता है तथा ऑक्सीजनित रुधिर समस्त शरीर में पंप करता है। रुधिर का कार्य है, यह तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा का कार्य घुले रूप में भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और यह हार्मोन का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिका का कार्य शरीर का सैनिक होता है, रोगाणु को मारता है तथा संक्रमणों से शरीर की रक्षा करता है। अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से रक्षा करती हैं। प्लेटलेट्स के कार्य हैं, घायल अवस्था में रुधिर हानि को रुधिर का थक्का बनाकर रोकती हैं। रुधिर वाहिकाएं, शरीर में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जो समस्त शरीर में रुधिर के परिवहन में सहायता करती हैं। जैसे धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं और सिराएं विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शुद्धिकरण के लिए लाती हैं। और केशिकाओं के क्या कार्य होते हैं? धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के घटकों के नाम तथा प्रत्येक का एक कार्य बताइए या रुधिर के कार्य लिखिए। तो रक्त के घटक यहाँ पर दिए गए, इनके कार्य भी दिए गए हैं। रक्त के घटक हैं प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा का कार्य भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य का विलीन रूप में वहन करता है। और लाल रक्त कणिकाओं के कार्य, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का वहन विभिन्न अंगों तक करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य हैं, विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और प्लेटलेट्स के कार्य घायल अवस्था में रुधिर हानि को रुधिर का थक्का बनाकर रोकती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रुधिर के द्वारा किन किन पदार्थों का वहन होता है? तो हमारे शरीर में रुधिर के द्वारा निम्न पदार्थों का वहन होता है। शरीर में रुधिर पाचन के उपरांत अर्थात पाचित एवं अपशोषित भोजन का परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहन करता है। यह वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर करने से पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अब मनुष्यों में रक्त परिसंचरण दोहरा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से अशुद्ध रक्त, दूसरी बार बाएं भाग से शुद्ध रक्त। इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब तथा अनुशथलन दाब किसे कहते हैं? उत्तर होगा, मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एक स्वस्थ मानव में प्रकुंचन दाब तथा अनुशथलन दाब कितना होता है? तो उत्तर होगा रक्तदाब। वीडियो की लंबाई चूँकि अधिक हो रही है तो हम इस अध्याय के आगे के प्रश्नों को अगले भाग में देखेंगे। तो इस भाग में हमने प्रश्न क्रमांक 36 तक देखे। अब हम आगे के प्रश्नों को आगे देखेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग चैनल पर पब्लिश किया जाता है तो वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो जो अध्याय 5 है जैव प्रक्रम, इससे संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। अगले भाग में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त होंगे।